तो हेलो मित्रों, पिछले वीडियोस में हम लोग डिस्कस किए हुए थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सीबीएसई पीवाईक्यूज। वो पार्ट 1 था। हम बोले थे कि पार्ट 2 हम लोग लाएंगे, उसमें से जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो बचा हुआ है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग पार्ट 2 को कवर करते हैं। चलो देखते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछले वीडियोज़ में जो क्वेश्चन थे वो आपने किए होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो 10 तक किए थे हम लोग, और जो बचा हुआ है आज के वीडियो में करेंगे डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में सेम वही कंसेप्ट है, बार बार रिपीट करता है एक ही टाइप के क्वेश्चंस। तो ज़्यादा घबराने की कोशिश ना करना, क्योंकि क्वेश्चंस पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आएगा। अगर अदर क्वेश्चंस आ भी गया तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स सेम टाइप का तुम्हारा कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसमें देखो फिर से वो सेम टाइप का कैटेगरी यूज़ किया हुआ क्वेश्चन में। बोलता है क्या, द पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस आर, चेक करने बोलता है क्या परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसाइड है, कोइंसिडेंट है। तो चेक करने के लिए कोफिशिएंट का रिलेशन हम लोग देखे हुए थे। क्या देखे थे कि इक्वेशन पहले देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ। एक दिया हुआ 3x, क्या दिया हुआ 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। और इक्वेशन 2 दिया हुआ 4x प्लस 8y माइनस 11 है, तो उसको उधर ही ले जाते हैं तो इक्वल्स टू 11 हो जाएगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 तो आता होगा मेरे ख्याल से, अब इतना तो आ ही गया होगा, क्योंकि एग्जाम आने वाला पीवाईक्यूज पढ़ रहे हो तो थोड़ा मोड़ा तो भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे तो रिवीजन वाले वीडियो में जा करके देख लेना, सारा क्लियर हो जाएगा। देखो A1 ये है एक्स का कोफिशिएंट, तो हम लोग चेक करते हैं जब भी इस तरह का रिलेशन आता है ना कि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो हम लोग कोफिशिएंट का रिलेशन चेक करते हैं, रेशियो। तो देखेंगे A1/A2 कितना है, A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2। अगर इक्वल नहीं होगा तो इक्वल टू नहीं करेंगे। B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2, चेक करने के लिए कर रहे हैं C1/C2। A1 इसका 3 है तो 3, और A2 इसका 4 है, एक्स वाले का A2 क्या है इसका 4। पिछले वीडियोज़ में ये डिस्कस किए हुए थे, अच्छे से कंसेप्ट भी बताया हुआ था। तो अगर इसमें ज़्यादा दिक्कत आ रहा तो पिछले वीडियो में देखना, पार्ट 1 में पीवाईक्यूज़ का। देखो इसमें दिया हुआ 4, B1 दिया हुआ इसका 2, ये B1 है 2, B2 दिया हुआ 8, और इधर देखो C1 दिया हुआ 7 और C2 दिया हुआ 11। यहाँ से यही पता चलता है, देखो यहाँ से 1/4 आ रहा है और 1/4 आ रहा है, मीन्स A1/A2 ही इक्वल नहीं आ रहा है। क्या था कि अगर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 और इक्वल्स टू C1/C2, और नो सॉल्यूशन होता है, मीन्स नो सॉल्यूशन होता है तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 होता है। लेकिन यहाँ पे A1/A2 ही B1/B2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये यूनिक सॉल्यूशन देगा। क्या देगा ये, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मीन्स ये इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, ग्राफ्स ये दोनों आपस में कट करेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन हमेशा क्या होता है, इंटरसेक्टिंग। बताया था कि यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन देता है तो उसका दोनों इक्वेशंस के लाइन आपस में एक जगह पे कट करेंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर, इंटरसेक्टिंग कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ईजी है ये सब। आगे देखते हैं हम लोग 12th नंबर क्वेश्चन। बोलता है सेम उसी तरह से, अब इसमें एक कंसेप्ट बताने वाले। बोलता है द पेयर ऑफ इक्वेशंस इस तरह का जब भी कांस्टेंट देते हैं ना कि y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3, y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3, तो देखो ये हमेशा पैरेलल लाइन आएगा जब भी देखना, ये लाइन नंबर लाइन सिस्टम है। अब देखो y इक्वल्स टू 2 ये तो पॉजिटिव में इधर आएगा, तो y इक्वल्स टू 2 कॉन्स्टेंट रहता है, x वेरी करता है, तो मान लेते हैं y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3, मतलब सेम का वैल्यू दिया हुआ है, x का नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होगा, y इक्वल्स टू -3। तो ये कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब इसमें नो सॉल्यूशन होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अच्छी बात यह है कि इस तरह का क्वेश्चन आता है तो ये थोड़ा सा अच्छे से समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ग्राफ थोड़ा समझ में आ जाए तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे वीडियो को, काम की बात करेंगे और काम से काम रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ये अच्छी तरह का क्वेश्चन है, मीन्स एज प्रॉब्लम हम लोग जानते हैं, एज प्रॉब्लम के नाम से इसको जानते हैं, एज प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम्स। देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, जैसे बोलता है कि फादर इज थ्राइस 3 टाइम्स एज ऑल इज सन, एक बेटा है उसके फादर है। सन बोलता है क्या, सन का उम्र जो है मीन्स फादर का उम्र है 3 गुना है उस अपने बेटे से। तो सबसे पहले हम लोग रिलेशन लिख लेते हैं, लेट, ये क्या करते हैं यहाँ पे, लेट बेटा का ये एज मान लेते हैं, लेट फादर्स एज कितना दिया हुआ, लेट सन्स का एज छोटा है ना तो इसको एक्स मान लेते हैं, सन एज कितना है एक्स, तो फादर्स का एज कितना हो जाएगा, फादर एज
फादर्स एज हो जाएगा 3 गुना है ना बेटे का, तो अगर ये x है तो ये 3x हो जाएगा, है ना, क्लियर होगा। अब देखो बोलता है 12 साल बाद, 12 साल बाद तो लिखते हैं हम लोग आफ्टर 12 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स। अगर 12 साल बाद की बात करें तो बेटा का उम्र कितना हो जाएगा, बेटा का उम्र हो जाएगा एज ऑफ सन, एज ऑफ सन। देखो पहले x था तो 12 साल बाद x + 12 हो जाएगा कि नहीं, हाँ x + 12 हो जाएगा। और एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर, एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा 3x + 12, 3x + 12। अब देखना, अब ये तो कंडीशन हम लोग 12 साल के बाद ये उम्र देख ली। बोलता है फाइंड द प्रेजेंट, बोलता है सम। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई x निकाल के छोड़ के चला जाता है और नंबर ले आता है 0। तो यहाँ बोलता है सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर का एज और बेटे का एज दोनों का सम निकालना है। मीन्स प्रेजेंट एज ऑफ सन कितना है x और प्रेजेंट एज ऑफ फादर्स कितना 3x। तो यहाँ पे जो निकालना है हमको x + 3x = 4x हमारा जो आंसर आएगा वो। अब हम लोग x को निकाल लेते हैं पहले, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं, सेटिस्फाई करवाते हैं। हमको रिलेशन निकालना पड़ेगा ना, रिलेशन आएगा मेरे पास तब हम लोग x की वैल्यू निकालेंगे। बोलता है क्या 12 ईयर टाइम, मतलब इन 12 ईयर्स ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सन, मतलब जो उसके पिता है वो 2 गुना हो जाएंगे 12 साल बाद, किसके, उसके बेटे के। तो 2 गुना हो जाएंगे तो बेटे का गुना, तो फादर्स का एज कितना हो गया था 3x + 12। ये कितना गुना हो जाएगा 2 गुना, किसके, अपने बेटे के। बेटा का एज क्या है x + 12, x + 12। यहाँ से देखो सॉल्व करते हैं 3x + 12 = 2x + 24। तो ये x इधर आएगा तो x इधर आ जाएगा, x = देखो ये 24 इधर है, 12 उधर जाएगा तो 12, x बराबर कितना है मेरे पास 12। अब हमको तो निकालना प्रेजेंट एज तुम्हारा कितना आ जाएगा, इस सन का हो जाएगा 12 साल, तो इसका हो जाएगा 36 साल, तो 4x निकालना पड़ेगा। तो ये तुम्हारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा सम, जो हो जाएगा सम = 4x। अब तो पता होगा ना 4x, तो कौन सा आंसर होगा इस ऑप्शन में। ऑप्शन कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, थोड़ा सा एक्टिव रहना क्वेश्चंस बनाते समय, क्योंकि अगर सॉल्यूशन सब भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट होगा तुम्हारे में तो इंटरेस्ट आएगा उसमें, अपने से कुछ करोगे। तो ये तुम्हारे लिए छोड़ देते हैं, ये क्या करना कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में सिर्फ आंसर का कौन सा ऑप्शन होगा वो आंसर कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन में। बोलता है सेम उसी तरह से, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी सॉल्व किए थे पार्ट 1 वाले में। बोलता है क्या, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, देन देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा, जैसे x वाले में 17 है, y वाले में 19 है कोफिशिएंट, लेकिन देखो दूसरे इक्वेशन में y वाले में 19 है और x वाले में 17 है। जब भी इंटरचेंज कर जाता है ना क्वेश्चन, इंटरचेंज कोफिशिएंट CI, कोफिशिएंट जब इंटरचेंज कर जाएगा, देखो यहाँ पे लिखते हैं, जब भी कोफिशिएंट इंटरचेंज कर जाएगा, कोफिशिएंट इंटरचेंज करता है, इंटरचेंज करता है, तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म क्या करते हैं कि एक बार इसको ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, एक बार एक सब्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखो ऐड करेंगे पहले, तो इक्वेशन लिख लेते हैं पहले 17x, देख लो इधर 17x - 19y = 53। बहुत ईजी बन जाएगा, क्योंकि देखो हम लोग बिना भी ये स्टेप्स फॉलो किए हुए बना सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा तुम्हारा। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड मेथड के तरह से सॉल्व करना है इसको। 53 इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा 19x - 17y = 55। हम क्या बोले कि एक बार इक्वेशन को ऐड करेंगे और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो क्या करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्या मिलेगा हम लोग को, देखो 17, ये 19 है, 17 तो 36x माइनस दोनों फिर से हो जाएगा 36y, बहुत इजी बन जाएगा ये, = 55, और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 और 108। अब यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 36, तो हो जाएगा x - y = 108, ये 3 टाइम्स में कट जाएगा, तो x - y = 3, x - y = 3, ये इक्वेशन 3 ले लेते हैं। सिमिलरली एक बार 8 सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 को पहले रखेंगे। जैसे इक्वेशन 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट करना है, तो 19x - 17x, तो 2x माइनस
17x माइनस 19x, तो माइनस इधर हो जाएगा प्लस, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 17x माइनस, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, दिक्कत हो रहा है तो 2 से करना 19x माइनस 17y इक्वल्स टू 55, तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 17x माइनस 19y इक्वल्स टू 53, ये माइनस होगा सब्सट्रैक्ट करें तो साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 19 में 17 जाएगा तो 2x प्लस 19 में माइनस 17 जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2y इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो जाएगा तुम्हारा 55 माइनस 53 तो 2, तो देखो यहाँ पे क्या, अब 2 को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये 2 से 2 खत्म हो जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, 2 से 2 खत्म कर दिए, काट दिए, तो x प्लस वाई 1 हो गया, इक्वेशन 4 मान लेते हैं इसको। अब देखो इक्वेशन 3 देखो और इक्वेशन 4 सिमिलर सेम टर्म है, तो इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ये तुम्हारा काम है कि एलिमिनेशन से सॉल्व करके तुम हमको क्या बताएगा, x प्लस वाई का वैल्यू, पहले x निकलेगा फिर y निकलेगा, x y निकल जाएगा तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सम कर देना x प्लस वाई, तो तुम्हारा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा सा काम करना, देखो यहाँ पे हम इक्वेशन अच्छे से लिख देते हैं ताकि दिक्कत भी ना हो, हम बना सकते हैं लेकिन तुम लोग खुद बनाएगा। क्या पहला इक्वेशन आया, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, इक्वेशन 3 था ये, और एक था तुम्हारा x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, यहाँ से सॉल्व करना इक्वेशन 4 को हम रिकमेंड करेंगे इसको क्या, एलिमिनेशन से सॉल्व करो, तो इसको ऐड कर देना 3 और 4 को, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से x इक्वल्स टू जो आएगा वो अपने से करना, कमेंट करेगा इसको, कमेंट आंसर को कमेंट करना है, अंडरस्टैंड कमेंट मत करते रहना। देखो इधर बोलता है कि 15 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, 2 इक्वेशन दिया हुआ है, हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन आ गया तो यही तुम्हारा पॉइंट है कि तुम नो सॉल्यूशन का कंडीशन जानते हो कि नहीं जानते हो। इक्वेशन लिख लो, पहले कुछ भी होता है पहले इक्वेशन लिख लिया करना। देखो इक्वेशन 1 हम लोग दिया हुआ है x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। a1 तुम लोग को डाउट होता है कि a1, तो देखो लिख दे रहे हैं a1 इक्वल्स टू 1, a2 ये 2x के साथ जो होगा वो 2, b1 1, b2 k, c1 माइनस 3 माइनस 4। देखो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है तो कांस्टेंट वाला पार्ट ना अगर इधर रहेगा तो उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे ताकि साइन लेने में दिक्कत ना हो। c2 तुम्हारा क्या है माइनस 3। अब देखो फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है, a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई b2, क्या लिख रहे हैं b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल्स टू c1 बाई c2। लेकिन हमको देखो चाहिए हमको वैल्यू, तो देखो ये दोनों से देखते हैं a1 बाई ए टू इक्वल्स टू b1 बाई b2 से ही चेक करते हैं, अगर आ जाएगा तो बढ़िया है। तो देखो a1 कितना है 1, a2 कितना है 2, k का भी वैल्यू फाइंड करना है, तो b1 कितना है यहाँ पे 1 और b2 कितना दिया हुआ है k। तुम्हारे नज़रों के सामने आंसर दिख रहा है, इतना इजी क्वेश्चन आता है तो घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ थोड़ा पैटर्न देखना पड़ता है कि सीबीएसई में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। और तुम लोग तो हो ही होनहार, तुम लोग तो बना ही लोगे, हमको तो पूरा उम्मीद है कि तुम लोग तो पढ़ाई वढ़ाई करते होगे। तो तुम्हारा आंसर यहाँ से नज़र आता है 2, ऑप्शन बी हो जाएगा तुम्हारा। 16 नंबर देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा तो डायरेक्ट एकदम सोच लेना कि हम तो कुछ अच्छे काम किए होंगे पहले तभी इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, और जो लोग नहीं पढ़ा होगा तो सब अपने आप को कोसेगा ही। इसलिए बोलते हैं थोड़ा सा PYQs देख लिया करो। x इक्वल्स टू दिया हुआ है -5, y इक्वल्स टू दिया हुआ है 6, कांस्टेंट दे, x का वैल्यू कुछ दे और y का वैल्यू कुछ दे। इसमें अगर सॉल्यूशन पूछता है तो डायरेक्ट देखना क्या ये आपस में इंटरसेक्ट ही करता वही पॉइंट में, दोनों में x वाले में x इक्वल्स टू -5 में और y इक्वल्स टू 6 में। देख लो तो ये ग्राफ हम लोग पीछे वाले क्लास में किए हुए थे। देखो अगर x इक्वल्स टू -5 इधर आएगा ना, इधर आता, चलो x इक्वल्स टू -5 और y इक्वल्स टू 6, तो पॉजिटिव में आएगा तो y इक्वल्स टू 6। तो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशन पूछ रहा है मतलब कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, y इक्वल्स टू 6, तो सॉल्यूशन पूछता है मतलब x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट। तो लिखने के लिए जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो पहले x के पास आते हैं परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस,
और वाई का लिखना है तो वाई के पास जाते, तो यहाँ से जो तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा ये माइनस ही देगा, एक्स का कोऑर्डिनेट जो बोलते हैं उसको -5, 6। एक्स और वाई जब भी दे दे तो डायरेक्ट जो आंसर देगा, एक्स का वैल्यू -5 है तो -5 खोजना, वाई का वैल्यू 6 है तो 6 खोजना। तो देखो फ्री का आंसर है, फ्री का क्वेश्चन आ रहा है, नंबर एकदम लुटवा रहा है सीबीएसई। कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट आएगा, कॉन्स्टेंट वाला सिर्फ लिखेगा तो डायरेक्ट मार देना है कोऑर्डिनेट देख के, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे ए ही आ गया। नेक्स्ट में मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है, देखो बार बार रिपीट कर रहे हैं, कितना का बताने में भी ख़राब लग रहा है, लेकिन क्या करें, तुम लोगों के लिए तो बताना ही पड़ेगा ना, हो तुम लोग इतने अच्छे। 3x + 5y = 8। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 क्या क्या है, अपने से इतना समझदारी तो आ जाना चाहिए, नहीं आया तो पीछे वाला में जाके देखेगा। 15y = 24। देखो दोनों कांस्टेंट पार्ट राइट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड ही दोनों को रहने देंगे ताकि हम लोग को साइन का दिक्कत ना आए। तो क्या बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो A1 यहाँ से क्या है 3, A2 क्या है k, B1 क्या है यहाँ पे 5, B2 क्या है 15। अब यहाँ से खुद ही दे जाएगा, C1 का हमको ज़रूरत ही नहीं है, तो C1 का ज़रूरत ही नहीं है, तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आता है ना, तो k का वैल्यू निकाल करके बताओगे, k का वैल्यू क्या आएगा। आंसर हम बार बार बोल रहे नहीं बता रहे हैं ताकि तुम लोग को पेन चले, आखिर में तो तुम ही लोग को बनाना है ना, है ना। तो ठीक है, अपने से कमेंट करना, या नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, अपने से बनाना, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे तो थोड़ा सा तो लगेगा कि हाँ तुम लोग तो पढ़ रहे हो, वरना तो सबको ही को पता है तुम लोग कितना पढ़ रहे हो। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर में क्या बताता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। वही देखो x और y मतलब वैल्यू क्या बोलता है, वो सॉल्यूशन ही निकालने बोल रहा है, मतलब इनडायरेक्टली तुमको x और y का वैल्यू पूछ रहा है, जाके ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो देख लो इधर 32x + 33y, जब भी कुछ दिया है ना तो क्वेश्चंस में लिख लो ताकि थोड़ा सा उसका रूप भयानक दिखता है ना, वो थोड़ा सा प्यारा दिखने लगे। 33x + 32y = 31। तो क्या करना, देखो एक बार 32x के साथ है, एक बार 32y के साथ है, 33 यहाँ पे देखो इधर उधर। तो क्या करे थे हम लोग इससे पहले इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड और सब्सट्रैक्ट करके देखे थे। सिमिलर क्वेश्चन है, नहीं बताने वाले हम, सेम टाइप का क्वेश्चन। किस टाइप का क्वेश्चन, देखो कौन से नंबर का है, यही ना क्वेश्चन नंबर 14 के जैसा। तो बनाओगे अपने से, हर तो क्वेश्चंस करवाएंगे नहीं हम, नालायक तो बनाएंगे नहीं तुम लोगों को, तो ये अपने से करोगे। और कभी कभी ऐसा नहीं बनने लगे ना तो ये दोनों में वैल्यूज़ रख के देखना, हिट एंड ट्रायल मेथड ऑप्शन चेक करते समय। देखो -1/2, ये -1/2 है ना, -1 x का वैल्यू -1, x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 2। देखो ये दोनों रखने पर, x और y रखने पर क्या 0 आ जा रहा है, LHS = RHS आ रहा है क्या, LHS = RHS दोनों में आना चाहिए तभी कंडीशन सेटिस्फाई होगा। एक में आके ले आके एकदम घर में मत उछल कूद कर देना कि हाँ हम सही बना के आए हैं। देखो LHS x = -1, देखो x = -1 रखेंगे तो यहाँ पे -32 हो जाएगा, y = 2, -32 हो जाएगा यहाँ पे, और y का 2 रखेंगे तो +66 = 34। अब देखते हैं अगर ये सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 34 = 34 आ रहा है। 34 ये चेक किया हम लोग ऑप्शन में, अगर इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 2 में रख के देखेंगे, x = -1 रखें, x = -1 रखें तो -33, और y = 2 ना, तो 32 + 2, 32 × 2 हो जाएगा तुम्हारा 64। तो देखो इस केस में 1 और इधर से 31 आ जा रहा है। देखो ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो तुम लोग चेक कर लेना कि यही आंसर तो नहीं है, ऑप्शन ए हिट एंड ट्रायल मेथड। अगर कुछ नहीं आया कि हाँ आप तो कैसे पास होंगे कैसे नहीं होंगे, तो थोड़ा सा इस तरह का भी जुगाड़ू इस्तेमाल करना, जुगाड़ लगा के रखना ये सब। तो ऑप्शन वाला चेक करने वाला देख लेना एक बार, लेकिन तुम लोग तो वही मेथड से करोगे, एक बार ऐड करोगे, एक बार सब्सट्रैक्ट, 2 इक्वेशन आएगा फिर से, उससे डायरेक्ट तुम्हारा बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखो बोलता है क्या, 2 लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। 2 लाइन्स पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ इसका मतलब क्या होता है देख लो।
दो लाइन्स पैरेलल दिया हुआ है। बोलता है एक इक्वेशन दिया हुआ है इसका 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5, इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 हमको पूछा, ये चारों में से एक इक्वेशन ऐसा होगा जो पैरेलल का कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, a1/a2 इक्वल्स टू b1 इससे ऑप्शन चेक करते करते हम लोग आंसर तक पहुँचेंगे, बाई b2 इक्वल्स टू c1/c2। ये कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो a1 इसका तो 3 है, मीन्स 3/a2 और -2/b2 और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा c1 कितना है 5/c2। अब रख के देखना, देखो इक्वेशन 1 का देखते हो, पहले से रखते हैं, ऑप्शन चेक करते हैं। ये तुम्हारा ये कंडीशन बना लेना, ऑप्शन ए चेक करते हैं। तो 3/a2 ए का कितना दिया हुआ 9 इक्वल्स टू -2/8 दिया हुआ ना b2 और 5 बाई इसका 7 दिया हुआ है। तो यहीं से दिख रहा है ये इक्वल ही नहीं होगा, 5/7 आ गया तो ऑप्शन ए तो गया। ऑप्शन बी देखते हैं, पैरेलल बोला है ना, तो नो सॉल्यूशन। अच्छा नो सॉल्यूशन बोला है, गलती कर ही दी है। नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए ये कंडीशन, सॉरी नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। देखो तो ये काटते हैं यहाँ पे 1/3 और यहाँ से काटते तो 1/4 आ जाता है, -1/4। तो इसी तरह से ये तो इक्वल ही नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, ये देखो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू c1/c2 ये होना चाहिए। अब देखो दूसरा वाला देखते हैं, तो a1 इसमें हम लोग को दिया हुआ 3 और a2 कितना दिया हुआ इसका -12 इक्वल्स टू b1 कितना दिया हुआ इसका, अरे पहले से तो लिखे हैं इसमें 2 और b2 कितना है इसका -8, c1 दिया हुआ 5, c2 इसका 7। देखो ये काटते तो 1/4 -1/4, ये काटते तो प्लस में आ जा रहा है +1/4 और ये तो इक्वल टू है ही नहीं, तो 1/4 ये देखो 1/4 माइनस में इक्वल्स टू 1/4 प्लस में आ जा रहा है, मीन्स ये भी इक्वल नहीं हुआ और ये भी इक्वल नहीं हुआ, c1/c2 5/7। तो ये भी ऑप्शन गया तुम्हारा। थर्ड वाला चेक करो, अच्छा क्वेश्चन से, ये थर्ड वाला तुम्हारा किस्मत में अगर पहला वाला ही आ गया तो तुम्हारा टाइम बच जाएगा। सी वाला चेक करते, देखो 3/a2 इसका कितना दिया हुआ -12, फिर -2 a2 b2 कितना दिया हुआ 8 इक्वल्स टू 5/7। देखो यहाँ से -1/4 यहाँ से भी -1/4, ये इक्वल टू नहीं है। देखो इसका मतलब ये आया तुम्हारा -1/4 इक्वल्स टू -1/4 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5/7। तो यही तो तुम्हारा कंडीशन होता है ना पैरेलल का, नो सॉल्यूशन। पैरेलल मीन्स क्या, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से ऑप्शन चेक करते हैं, बट कभी कभी तुम्हारा 4th ही आएगा तो चेक करते करते तुम्हारा टाइम लेगा, बट कभी कभी तुम्हारा नसीब सही रहता है तो 1 वाला ही ऑप्शन में चेक आ जाता है ये। तो इसी तरह से करना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इस तरह का इक्वेशन है तो रेशियो से चेक करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें देखते हैं द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन जितना। चलो देखो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो स्टैंडर्ड वे बताए थे पिछले वीडियोज़ में, उसी तरह से करेंगे। पहले क्या करेंगे, लेट न्यूमरेटर को एन से डिनोट कर रहे हैं इक्वल्स टू एक्स, मतलब सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मान लेते हैं, डिनोमिनेटर इज़ 18। तो देखो अगर न्यूमरेटर को x मानते हैं और न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू कितना दिया हुआ 18, तो यहाँ से डिनोमिनेटर आ जाएगा ना 18 - x, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा मेरे पास, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर मीन्स न्यूमरेटर मेरे पास x है, डिनोमिनेटर मेरे पास 18 - x है। अब देखना बोलता है क्या, इफ़ द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाई 2 मीन्स 2 ऐड कर दे डिनोमिनेटर में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर तो सेम है, न्यूमरेटर को तो कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा, डिनोमिनेटर को कितना से इंक्रीज कर रहे 2 से, तो 18 - x प्लस 2 डिनोमिनेटर को ही बोला ना, तो फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1/3, फ्रैक्शन 1/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर को x माने हुए थे ना, न्यूमरेटर हमारा x है, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इक्वल्स टू, इधर से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 2 20 डायरेक्ट लिखते 20 - x, ये इधर x आएगा तो 4x इक्वल्स टू 20, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा यहाँ पे 5, ये 5 आया मेरे पास। हमको पूछा क्या, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मेरे पास कितना है x था,
डिनोमिनेटर कितना था मेरे पास 18 माइनस एक्स, तो x मेरे पास 5 है और 18 माइनस 5, तो 5/18 में 5 जाएगा तो 13, 5/13। चलो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कंप्लीट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर द नो सॉल्यूशन। ये खुद करना है यार। नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है, नो सॉल्यूशन का कंडीशन होता है a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। a1 दिया हुआ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, चलो बनाया चाहिए सबको। x प्लस वाई 2y इक्वल्स टू 5 इक्वेशन 1, और 3x प्लस के वाई इक्वल्स टू 3x प्लस के वाई। चलो इसको भी राइट हैंड साइड ले जाते हैं, कॉन्स्टेंट पॉइंट अगर एक का राइट है दूसरे को भी राइट साइड ले जाएंगे, -15 हो जाएगा इक्वेशन 2, क्योंकि ये साइन में दिक्कत हो जाएगा, फिर उल्टा लेंगे तो गलत ही हो जाएगा। तो a1/a2 यहाँ से दिया हुआ, b1/b2 यहाँ से रखना, ये दोनों का रिलेशन को यूज़ करना, और तुम्हारा यहाँ से k आ जाएगा। तो देखो किस तरह से CBSE क्वेश्चन पूछता है, देखो सिमिलर रिपीट कर रहा है वो कोफिशिएंट वाला, तो कोफिशिएंट वाला रिलेशन ना ये नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस, और तुम्हारा पैरेलल वाला नो सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस और यूनिक सॉल्यूशन, इसका तो कम से कम याद रखना कर, ये तुमको सही में कुछ चाहिए इससे, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतने, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन करेंगे, केस स्टडी बेस्ड वाला।